Hello guys, my name is Amita Pawar and I have qualified JRF in December 24 and मेरा AIR 44 था और मेरा स्कोर 218 मार्क्स था एंड करेंटली आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, अपने वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी एंड मेरा क्या स्ट्रगल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड जब मैं प्रिपेयर कर रही थी JRF के लिए। शायद आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए, लेकिन वो जर्नी शेयर करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ, द डे आई गॉट माई रिज़ल्ट। सो मैं there's a clip that I am attaching right now. Please watch this and you will get to know why I am so excited to share this with you all. तो यू नो कि मैं वो क्लिप आप लोगों के साथ क्यों शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरे को शेयर करना था कि वो फीलिंग क्या होती है व्हेन यू अचीव समथिंग। लाइक आई वाज लाइक कि मेरा नहीं हुआ है, मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ, बट आई वाज शाउटिंग कि नहीं हो गया है, अब मान ले अमिता तेरा JRF हो चुका है। तो दैट वाज दैट मोमेंट इन माई लाइफ दैट आई शेयर्ड विद यू ऑल। सो या, तो अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने चाहती हूँ। तो मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में ना कुछ मोटिवेशन होता है कुछ करने का। मेरी लाइफ में हमेशा से मोटिवेशन रहा है। लाइक जब मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तो मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे बोला था कि बेटा, जिस तुम्हारे पेरेंट्स को तुम लोगों ने बहुत बार रुलाया है ना, एक बार जब वो आंसू खुशी के होंगे ना, तो वो दिन तुम सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। चाहे तुम कुछ भी करो, जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स रो रहे हैं एंड दोज टीयर्स आर फॉर हैप्पीनेस, लाइक इन हैप्पीनेस, तो दैट इज़ सक्सेस। तो मेरे लिए यही मोटिवेशन था ये अचीव करने का। तो मैं अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के लिए हैप्पी थी। एंड आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे शाउट कर रही थी। लाइक आई वॉज एट माई रिलेटिव्स प्लेस, तो मैं अपने पापा को बता रही थी पापा मेरा JRF हो गया है। एंड उनको भी बिलीव नहीं हुआ स्टार्टिंग में कि यार उसने एक्चुअली कर लिया है। सो या, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस कि JRF के लिए आपको प्रिपेयर कब से करना चाहिए। लाइक जो मेरी मिस्टेक रही है, आई कंप्लीटेड माई LLM एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर JRF। बट आई थिंक कि पीपल हु आर एनरोल्ड इन LLM, लाइक जिनका भी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा सिलेबस करना है या फुल टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JRF, बट थोड़ा थोड़ा आपको स्टार्ट कर देना चाहिए ड्यूरिंग LLM ओनली, ताकि आपका एक जो इतना मेजर जो वास्ट सिलेबस है उसका आप कुछ पार्ट कवर कर पाओ। चाहे भले ही 2 या 3 यूनिट्स ही हों फ्रॉम द पेपर 2, पर आप उतना कर लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड यू वांट टू बी इन दैट 0.5%। तो अंडरस्टैंड कि आप पहले से ही आप कितना जितना जल्दी शुरू कर सको, है ना, तभी आप उन लोगों के साथ compete कर पाएंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका नेट क्लियर हो चुका है एंड स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर JRF। सो आप उन लोगों के साथ कॉम्पीट करने जा रहे हो और उनके बराबर, उनके जितना डिजर्विंग बनने के लिए आपको भी उतनी ही मेहनत और मे भी आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। सो आपका जो स्टार्ट होगा प्रिपरेशन, इट मस्ट बी ड्यूरिंग योर LLM ओनली। एंड ये गलती मैंने की थी, मैंने अपने LLM के बाद रियलाइज़ किया कि अच्छा ठीक है अब पढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सो दिस वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक एंड आई वॉन्ट यू कि आप अपना जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उस जर्नी को स्टार्ट करो। सेकेंड थिंग, ये जो एक रियलिटी होती है ना JRF और नेट की, वो शायद लाइक बहुत लोगों के माइंड में वो फिक्स होता है कि आपका JRF हो गया, अब आपको पैसा मिलेगा या फिर आपकी नौकरी लग गई। बट अंडरस्टैंड गाइज, दिस इज़ जस्ट एन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका JRF होगा उसके बाद या आपका नेट होगा उसके बाद एक अलग जर्नी है। जर्नी लाइक यू हैव टू प्रिपेयर योर रिसर्च प्रपोजल इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन अ गुड यूनिवर्सिटी, है ना, जहाँ पे अच्छा लेवल है ना। आप अपना DU या फिर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो फॉर PhD, तो अंडरस्टैंड आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। या फिर आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। सो आई थिंक कि जितने लोगों को ऐसा लगता है कि बस ये एग्ज़ाम कर लिया
तो नई जर्नी तो मुझे लगता है कि वहाँ से आपकी शुरू होती है, एक्चुअली शुरू होती है। एंड थर्ड थिंग कि लोगों को ऐसा लगता है कि बस पढ़ लो, सारा पढ़ लो, आपको सब कुछ आना चाहिए, बट मैं जो बिलीव करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी टाइम। सारा पढ़ लिया बट आपको एग्ज़ाम में याद कुछ नहीं रहा, तो आप ये एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड, हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न रहता है, एक तरीका रहता है। तो आपको एनटीए को समझना पड़ेगा कि एनटीए क्या चाहता है, कि अगर कोई यूजीसी नेट फ्रॉम लॉ में अपीयर हो रहा है तो उसको लॉ पोर्शन से क्या आना चाहिए, है ना। पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, बट पेपर 2 में आप अपीयर हो रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, है ना। तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। सबने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, सबने फैमिली लॉ पढ़ा है, सबने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, सब एलएलबी और एलएलएम कर रहे हैं या कर चुके हो रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। आपको कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। द ओनली की इज़ रिविजन। आपने पढ़ सब कुछ लिया, आपको रिवाइज भी करना है। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको एक बार रिवाइज करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको 2 बार करना है, और कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिसको आपको 4 से 5 बार भी रिवाइज करना पड़ेगा। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमारे इंटरनेशनल लॉ में केसेस एंड कन्वेंशन का क्या लाइक वेटेज रहता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें याद नहीं रहते हैं कन्वेंशन, या ईयर्स याद नहीं रहते। आई नो कि हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं, बट हम रिवीजन के थ्रू अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो जहाँ पे हमारी वीकनेस है हमें वहाँ पे काम करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें रटना है हमें वहाँ पे काम करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कवर योर होल सिलेबस। और आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको किस चीज़ को एक बार रिवाइज करना है, किसको 3 बार करना है, किसको 5 बार करना है। तो इसी से रिलेटेड है मेरा फोर्थ पॉइंट, कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, क्या रिवाइज करना है, कितनी बार रिवाइज करना है। ये आपको पता चलेगा जब आप 10-12 साल के पेपर्स निकालोगे। यूजीसी नेट का ये मैंने ज़्यादा बोल दिया क्योंकि शायद मैंने इतना सॉल्व किया था। तो ठीक है, आप लास्ट 4 इयर्स के पेपर्स निकालो, आप उनको सॉल्व करो, नोट डाउन करो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। लोग उसको एंड में रखते हैं कि अच्छा जब हम पढ़ लेंगे तब हम आ, आ, पढ़ लेंगे एक बार सिलेबस तब हम PYQ सॉल्व करेंगे केवल। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये बोलते हैं बस PYQ सॉल्व कर लो और आपका क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। बट आई थिंक कि अगर PYQ करने से, कुछ ऐसा सॉल्व करने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, क्वालिफाई हो जाता, तो इतना कम रेशियो नहीं होता हमारे क्वालिफाइंग लोगों का, या फिर जो लोग JRF करते हैं उनका इतना कम रेशियो, इतना कम परसेंटेज नहीं होता, और ये बहुत इजी नहीं हो जाता। तो आप अगर उस 0.5% में आना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि जो चीज़ सब लोग कर रहे हैं तो वो भीड़ का हिस्सा है। आपको वो भीड़ से अलग निकलना है, तो आई थिंक देर आर सम की पॉइंट्स, और भीड़ का हिस्सा हो के शायद आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन आप अगर भीड़ से अलग जाना चाहते हो तो आपको वो स्टेप्स लेने होंगे। एंड मेरा लास्ट सजेशन, और यू कैन से कि मैंने जो फील किया, जहाँ पे मैंने स्ट्रगल किया, कि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट कर देते हैं रिसोर्सेज इकट्ठा करने में। लाइक हमारा होता है हमें बस फ्री से चीज़ें मिल जाएं, और हम मतलब बस वही फोकस रहता है कि हमारे पास सारी PDFs हो, सारे वीडियोज़ हों। लेकिन लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो वीडियोस PDFs खोल के भी नहीं देखते कि उसमें क्या है। बस हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें कुछ दिख जाता है, अच्छा ये नोट्स तो मेरे पास हैं, लेकिन मैंने खोल के नहीं देखा, मैंने नहीं पढ़ा, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। सो वॉट आई सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन कलेक्टिंग रिसोर्सेज, आपके पास जो भी है आप उसको पढ़ो, आप उसको रिवाइज करो।
PYQs लगाओ, फिर आपको पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ लिया अब उसमें से मुझे रिवाइज क्या करना है। आप जब PYQ करोगे तब पता चलेगा अरे ये तो टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इसको फिर से रिवाइज करना है, ये बार बार पूछा गया है ना। अंडरस्टैंड, कभी भी PYQ नहीं पूछा जाता है, पूछा भी जाता है कुछ चीज़ें। आई एम सेइंग ना 120 130 140 ईजी टू स्कोर, क्योंकि वी नो, बट वो जो 140 प्लस की जर्नी है, वो जो JRF की जर्नी है, आपको एक्स्ट्रा स्टेप लेना है, आपको भीड़ से अलग होना है। सो डोंट रिलाई होली ऑन PYQ कि बस PYQ कर लेते, नहीं। PYQ आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, बट PYQ आर नॉट इनफ। नाउ कमिंग टू द गाइडेंस पार्ट, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, तो आपको अपना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कि आप बस रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हो इधर से उधर से। आपके पास अगर कोई गाइड है, कोई मेंटोर है जो आपको ये बता सके कि पढ़ना ये है ना, सेल्फ स्टडी ही करनी है। आप कहीं से भी गाइडेंस लो, मेंटोरशिप लो, क्लासेस लो, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। पर वो गाइडेंस जो होती है वो आपको हेल्प करती है आपको फोकस करने में कि आपको सेल्फ स्टडी में भी क्या करना है एग्जैक्टली। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ही करने बैठेंगे हम तो 4-5 महीने हमारे कहीं नहीं जा रहे है ना। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट, इंटरनेशनल लॉ, इट इज़ वेरी वाइड है ना, आपके पास लिमिटेड टाइम है और सिलेबस इतना है। तो आई वुड सजेस्ट देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग गाइडेंस ऑल्सो। जैसे लोग होते हैं ना, मैंने सेल्फ स्टडी से ही निकाला है, सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम निकलता है। आप बस किसी की गाइडेंस ले रहे हो कि आपको सेल्फ स्टडी किस डायरेक्शन में करनी है। पढ़ना आपको ही है, याद आपको ही करना है, आपका गाइड आप। कि जो लोग गाइडेंस ले रहे हैं, जो लोग क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे वो किसी और के कारण निकाल रहे, नहीं। अगर किसी का भी एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है गाइस, तो वो उसकी खुद की मेहनत है। बस उसको वो किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है कि ये लिमिटेड टाइम में, ये जो अनलिमिटेड सिलेबस है ना, वास्ट सिलेबस, जहाँ पे आपको पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है, रिवाइज भी करना है, वहाँ पे आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है, बस आपका मेंटोर ये हेल्प करता है। सो पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम खुद ही निकालना है, तो इट्स गुड, बट अंडरस्टैंड दिस इज़ जस्ट एन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप इसको ख़त्म करो जल्दी से करके। डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप 4 साल 2 साल 3 साल या जो भी है, आप सिर्फ इसी एग्ज़ाम में कर रहे हो। 6 अटैम्प्ट हो गए आपका क्लियर नहीं हो गया, 3 अटैम्प्ट हो गए आपका क्लियर नहीं हो गया। अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट गेटिंग यू एनी जॉब, this is just an eligibility. This is what I realized after qualifying JRF. like मेरी जो जर्नी रही है फ्रॉम 184 मार्क्स, जहाँ पे मैंने 4 मार्क्स से UGC नेट मिस किया था, सेकेंड कैटेगरी मिस की थी, एंड देन आई डायरेक्टली स्कोर्ड 218 मार्क्स। तो मुझे मेरी गलतियाँ भी पता चली हैं, और मैं वो गलती इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप भी वो सेम मिस्टेक ना करो। और जो फील मैंने किया है, लाइक वो जो फीलिंग होती है ना व्हेन यू अचीव समथिंग, जो आपका लाइफ का, देखो सबकी लाइफ के अलग गोल हैं, सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है। कोई इंसान अगर प्रिपेयर कर रहा है फॉर जुडिशरी, अगर वो JRF क्लियर कर लेता है तो मे बी उसके लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी। बट एक इंसान जिसका JRF ही सपना था, जो स्टार्टिंग से फोकस था, ही अचीव्ड दैट और शी अचीव दैट, तो वो उसके लिए सक्सेस हो। सक्सेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। मेरे लिए सक्सेस था JRF क्लियर करना, आई क्वालिफाइड इट, एंड नाउ करेंटली आई एम परसुइंग PhD। सो या कहीं ना कहीं मेरी मेहनत ने मुझे रिजल्ट दिया, और मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही मेहनत करो। और अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायर्ड है, कोई आपको मेंटोरशिप चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए कि मैम किस डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी चाहिए, क्या फोकस करें, क्या स्किप करें, तो आप मेरे ये नीचे टेलीग्राम लिंक दिख रहा है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एंड डोंट वरी,
आप अगर मेहनत कर रहे हो, आप डिज़र्विंग हो, तो जो मैंने फ़ील किया है वो आप भी एक दिन ज़रूर फ़ील करोगे। टिल देन ऑल द बेस्ट गाइस। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, और यू कैन जॉइन माई ग्रुप ऑल्सो। मैं उसका लिंक भी यहाँ पे नीचे शेयर कर रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक से भी आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। So thank you so much for listening me, and all the best.